बताओ दोस्तों, पार्ट 6 में कोई पूछना हो किसी को? सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, दिल्ली आ रहा है मेरा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है? नहीं नहीं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। तो दिल्ली मेरा में तो गलत आ आपने रहा है। क्या किया कि मुझे लग रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर उसमें कर दिया आपने, पकड़ लिया शायद, ऐसे ही कुछ है ना? यस सर। या तो और फर्स्ट पहले बार पेज, में नहीं जरूरी हुआ। नहीं है ना, हो सकता है थर्ड में पकड़ा गया हो, फोर्थ में पकड़ा गया हो। एक्चुअली क्या इसमें सिंपल सा है कि रडार चलता रहेगा, रडार बंद नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद भी वो चलता रहेगा, क्योंकि रडार का काम कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि वी कैन डिटेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन वन साइकिल, राइट? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको सिंपल निकाल सकते हैं कि वन माइनस, हम उसको डिटेक्ट ही ना करें। डिटेक्ट ना करें मतलब पहले पे भी डिटेक्ट ना हो, दूसरे पे भी डिटेक्ट ना हो, तीसरे पे भी डिटेक्ट ना हो, और nth पे भी डिटेक्ट ना हो। तो हम लोग बोलेंगे कि वन माइनस पी रेज टू द पावर n, किसी पे भी डिटेक्ट ना एन। हो। नहीं तो फिर आपको वो केस बनाना पड़ेगा कि पहले पे डिटेक्ट हुआ हो, दूसरे पे, तीसरे पे, और फिर nth पे। समझ में आएगा? और उन सबको यस जोड़ना सर। पड़ेगा, तब जाके बनेगा वो। ओके। सर वो जेपी टाइप बनेगा ना कि पहली बार में सक्सेस आए, फिर दूसरी बार में फेलियर, फिर सक्सेस, हाँ, फिर ऐसे। सब में फेलियर आए, फिर पहले दूसरे बार में शायद सक्सेस आए, ऐसे करके कुछ बनेगा। वही होगा ना, और क्या होगा? हाँ सर। और कोई 3 से लेकर 8 तक? सर हाँ? 6। 6? हाँ 6 तो बहुत इजी सा लग रहा है। If at least one child in a family with 3 children is a boy, given है, probability that exactly 2 of the children are boys. तो मतलब है कि at least one child in a family with 3 children is boy. तो ऐसा हो सकता है कि boy girl girl हो, girl boy girl हो, गर्ल गर्ल बॉय हो, या फिर बॉय बॉय गर्ल हो, या फिर बॉय गर्ल बॉय हो। 8 केस बनेंगे टोटल। नहीं नहीं, एक तो है ही उसमें ना। से एक एलिमिनेट। हाँ सर, एक नहीं है, जब तीनों गर्ल्स हो जाएंगी। यस सर। और बॉय 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 हो, और इसमें से एग्जैक्टली 2 बॉयज का चाहिए, तो 3 केसेस हैं आउट ऑफ 7। इतना ही है, ठीक है। और कौन सा बोल रहे थे? 8? 8 में बोले देयर आर 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज, नेमली 1 2 3। अपने यहाँ भी 3 ही है क्या? ज्यादा है। एक ही रह गया। In the adjoining Pij denotes the probability that party J will wins the election contested and party I is in power. तो अलग बोले, what is the probability that the party 2 will be in the power after next 2 election given that party 1 is in power? तो अभी क्या है, पार्टी 1 पावर में है, तो क्या हो सकता है पार्टी 1 में पावर में हो और अगले में भी 1 ही जीते? नहीं। और फिर उसके बाद वाले इलेक्शन में 1 से 2 पे गद्दी चली जाए, Pij से डिनोट कर रहा है ना ये। तो P11 हाँ मतलब सर। फर्स्ट इलेक्शन में 1 के पास ही सीट रही है, फिर 1 से 2 पे ट्रांसफर हो गई, प्लस 1 से 2 पे ट्रांसफर हो गई और 2 ने रिटेन कर लिया। मतलब देखो काफी लॉजिकल, इन सब में कुछ है ही नहीं। 1 से 3 के पास चली गई हो और फिर 3 से 2 के पास चली गई हो, तो यही 3 केस बनेंगे, और इन सब की वैल्यू जो है इस टेबल में दी हुई है, लिख के मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। बहुत लॉजिकल है, सिंपल सिंपल। 9 से 12। सर 10। सर 9th। 9th 10th 12th, और कोई? 9th तो कितना सिंपल सा है। Shalu bought 2 kgs of birds. Cage 1 contains 5 parrots, 1 owl, and cage 2 contains 6 parrots as shown. तो डायग्राम भी बनाया हुआ है। एक दिन शालू forgot to lock both the cages। मतलब देखो कितनी तेजस्वी है, लॉक ही नहीं किया, ठीक है ना, सवाल बन गया इसका। And the 2 birds flew from cage 1 to 2। दो जो है इधर से इधर, and then 2 again from cage 2 to cage 1। एकदम बिल्कुल बैलेंस बना के रखा है।
assume that all the words have equal chance of flying, the probability that owl is still in cage 1. तो उल्लू तो यही हो, ठीक है। तो देखो दो केसेस हो सकता है। पहला केस हो सकता है कि तोता उड़ नहीं, उल्लू उड़े ही ना, उल्लू उड़े ही ना, उल्लू उड़ के वापस आ जाए। फिर वापस से दोनों तोता उड़ के वापस आ जाए, तो अभी भी ऑल जो है केज 1 में। फिर एक हो सकता है तोता उड़ उल्लू उड़, और फिर तोता उड़ फिर उल्लू उड़। उधर से भी समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? यस सर। कि हमें ऑल को बोल रहा है कि स्टिल इन केज 1, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, या तो दो केसेस जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि इधर से दो तोते उड़ गए, ठीक है, तोता उड़, तो क्या हो जाएगा, 5C2 लिखो, सैंपल स्पेस नहीं यस सर। फेवरेबल, और 6C2, और इनटू क्या लिखूं, उधर से बोलो। उधर अब कितने हो गए, 8, 8 हो 1 ही गए। हो जाएगा ना, 1 ही हो जाएगा। 8C2 अपॉन 8C2 प्लस हो सकता है कि एक उल्लू उड़े, 1C1, 5C1 अपॉन 6C2। अब उधर से क्या होगा, नीचे तो 8C2, फिर उल्लू को वापस से उड़ाना है, और 7C1। एक तो ये हो सकता है, या 1 माइनस आउल इज, दूसरा तरीका ये हो सकता है, आउल इज नॉट इन दिस केज। तो कैसे होगा, ये ज्यादा सिंपल हो गया कि हम लोग बोल रहे हैं कि उल्लू को उड़ाना ही पड़ेगा, तभी केज में वापस नहीं आएगा। तो सैंपल स्पेस में तो क्या बोले, 6C2 ना, और ऊपर बोलो 1C1 इंटू 5C1, 5C1, और फिर उधर से देखो 8C2 था, और 7 में से कोई भी 2 तोते उड़ा दो, उड़ गए तोते, यस सर। ठीक है ना। तो 1 में से घटा दिया आपने, कौन सी प्रोबेबिलिटी कि उल्लू केज 1 में नहीं है, किसकी केज प्रोबेबिलिटी 1 मिल गई कि उल्लू केज 1 में ही है। तो सिंपल ही है। 10 नहीं कर पाए जिंदगी में, तो अब क्या करोगे भाई? नहीं, ये तो इंडिया में सबसे इजी काम माना जाता है। सपोज फैमिलीज हैव 1, 2 और 3 चिल्ड्रन। तो हम लोग कोई फैमिली है, या तो इसका 1 होगा चिल्ड्रन, या 2 होगा, या फिर 3 होगा, और इनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/4, 1/2 एंड 1/4। अब बोला है कि assume everyone eventually gets married and has his children and probability of a couple having exactly 4 grandchildren। तो यही वो कपल है, इसके या तो एक बच्चा हो, या 2 हो, या 3, ठीक है। जब एक होगा तो उसके पास क्या हो सकता है, फिर से 3 चांस हो सकते हैं। तो बोल रहा है एग्जैक्टली 4 ग्रैंड, तो वो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि या तो उसका एक ग्रैंड चिल्ड्रन होगा इस केस में, या 2, या फिर 3। हाँ, अगर उस कपल के 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं, तो अब देखना क्या हो सकता है कि इनमें जो 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, अब इसके केसेस बनाने पड़ेंगे। तो हाफ तो हम लोग बोल रहे हैं 2 बच्चे हो गए उस कपल के। अब जो 2 बच्चे हैं उसमें एक का 3 बच्चा हो, एक का 1 बच्चा हो, तो एग्जैक्टली 4 ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाएगा। तो एक का 3 बच्चा और एक का 1 बच्चा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4 इंटू 2, क्योंकि पलट सकता है ना। जैसे इसमें 2 बच्चे हुए ना, तो उसको हम B1 B2 बोल दे रहे हैं। तो सिंपल है ना, B1 का 1 बच्चा हो फिर, और B2 का 3 बच्चा हो, या B1 का 3 बच्चा हो, B2 का 1 बच्चा हो। फिर एक केस हो सकता है कि दोनों के 2-2 बच्चे हो, तो 2-2 बच्चे हो तो हाफ इंटू हाफ हो गए 4। नहीं, इससे सिंपल तो और क्या ही चीज निकलेगी। 1/4 इंटू, अब 3 बच्चे हैं इसके, मान लो कि C1 C2 C3 है, तो 4 बच्चे कैसे आ सकते हैं, 1 1 2, या फिर इसी का 3 ऑर्डर पॉसिबल है। तो अलग अलग 3 टाइम्स 1 1 और 2, और 4 किसी तरीके से पूरा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 0 तो किसी के हो ही नहीं रहे, ठीक है ना, एक तो बच्चा मिनिमम हो ही रहा है। तो मेरे ख्याल से यही इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्या बोलते हो? देख लो निकाल के। फिर बचा कौन सा, 12वां। 12वां भी काफी इजी है। पी और क्यू में इक्वेशन मिल जाएगी शायद, देखो। और सर हाँ सर ये जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया यहाँ पे, जहाँ पे आपने 3 लिखा है ना, वहाँ मैंने 6 लिखा था सर, बाकी सब सेम था सर। सर ये
मैंने सोचा कि सर मैंने ये C1 C2 को भी अरेंज कर दिया था। दोनों तरफ से अरेंज कैसे होंगे भाई? C1 का एक बच्चा हो, C2 का एक बच्चा हो, C3 का दो बच्चा हो, एक केस ये हो सकता है। या C1 के दो बच्चे हो, C2 के एक बच्चा हो, C3 का एक बच्चा हो। या फिर तीसरा केस हो सकता है कि C1 के दो बच्चे हो, C2 का एक बच्चा हो, C3 का एक बच्चा हो। तीन ही केस हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? इससे समझ। बाकी जिस दिन पैदा करोगे उस दिन हो जाएगा क्लियर। ओके। इन अ मैथ्स पेपर देयर आर 3 सेक्शंस A, B एंड C। ये तो काफी इजी है शायद मेरे ख्याल से। A इज कंपलसरी, मतलब A को तो करना ही करना है। आउट ऑफ B एंड C a student has to attempt A1। इन दोनों में एक करना है। पासिंग इन द पेपर मींस पासिंग इन A में तो पास करना पड़ेगा, कंपलसरी है। एंड पासिंग इन B और C, या तो B में पास हो जाए या फिर C में पास हो जाए। दोनों में पास हो जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी होगा क्या? The probability of the student passing in this and this are this and this and this। तो P तो होगा ही होगा, सक्सेसफुल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो P तो मतलब A में तो पास करना पड़ेगा, फिर हाफ, फिर या तो B में पास कर जाए या C में पास कर जाए ना। तो B में पास करने की प्रोबेबिलिटी Q और C में हाफ, ऐसे ही कुछ है। अच्छा। And this is given to be half, right? सर हम्म। सर ये P के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? लॉजिक बता देते ना। या तो B में या C में कोई एक सेलेक्ट करेगा ना पहले, यस सर। उसकी प्रोबेबिलिटी भी लिखनी पड़ेगी ना। हाँ सर इसका ऐसे ऐसे किया था मैंने, A और B में पास हो, एक पहला ये बना दिया, और उसने A और C में पास हो, ऐसे किया है। ये क्यों गलत है? देखो, B में पास कर गया, अब C में कुछ भी होता हो इनटू 1 ही तो होगा ना। यस सर। और ये फिर किस में पास हो गया? C में पास हो गया ना। हाँ यस सर। तो पास हो गया वो। P A में पास हो गया, B में पास हो गया Q, और B को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हुई, प्लस P A में पास किया, फिर C में पास किया और C को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हुई। यही चीज तो मैंने भी लिखी है ना, आपने हाफ नहीं लिखा हुआ शायद। और क्या है भैया? एक्सरसाइज 4 एडवांस। क्या रे, बार बार क्या अटक जाता है? इसमें हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? 7 तक। यस जे यस एडवांस सर। 7 तक हो गया था ना। 8 और 9 में बताएं, किसी को पूछना कुछ? 8 और 9 नो, लिख के भी डाल सकते हैं अगर लग रहा हो किसी को तो। 10 to 13। सर 10 and 13। 10 सर 13 भी। 10 भी और 13 भी। एक तो क्या नहीं चलता, बड़ा स्लो यार। अरे गजब है। चलिए इसी पे सॉल्व कर दिया जाए। तन्वी क्या कह रहा है कि 4 डाइस हैं और D1 D2 and D3 having 6 faces 1 2 3 4 5 are rolled simultaneously। सबको एक साथ रोल कर दिया। The probability that D4 shows a number appearing on one of D1 D2 D3। अच्छा, तो इसको ऐसे कर लो ना, 1 माइनस
ऐसा सोच सकते हैं कि D4 पे जो आया वो D1 D2 D3 पे नहीं आया, ऐसा कुछ, या D4 पे जो भी आया वो D1 D2 D3 पे जो आया था उसके अलावा आया हो। सर चारों पे अनकॉमन डिजिट्स आया थे, इनको हटा देंगे। Dice each having a 6 roll, the probability that D4 shows a number appearing on the face this, तो सबका डिफरेंट ही मान लेते हैं, मतलब इसका डिफरेंट मान लेते हैं ना बाकियों से। तो जैसे D4 पे कुछ आया होगा, राइट, तो उसको क्या लिख दूं, 1, तो एक फिक्स मान लेते और बाकियों पे इसके अलावा आया हो, ऐसा कुछ चलेगा क्या? यस सर। D4 पे कोई भी आ हैं। जाए, एक को फिक्स मानकर सर C1 ले लेंगे, और D4 पे कुछ भी आ जाए 6 आउट ऑफ 6, लेकिन अब जो D4 पे आ गया है उसके अलावा आए बाकी D1 D2 D3 पे, तो 5/6 5/6 5/6 कैलकुलेट करके देख लो क्या आ रहा है। सर लेकिन इसमें सारा क्या क्या आवाज नहीं, सर लेकिन यहाँ पर तो बोल रहा है कि मतलब किसी एक पर ही होना चाहिए, जो D4 पर अपीयर कर रहा है वो D1 D2 D3 तीनों में नहीं से नहीं एक पर ऐसा ही कहाँ होना बोल रहे, चाहिए। सर मतलब आखिर में D1 और इसका D2 मतलब पे भी जो आया वो उसका सेम हो और वो D4 पे आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है ना सर कि मतलब D1 पे कोई नंबर अपीयर किया और D2 और D3 कोई अलग नंबर हो लेकिन सेम हो जाए, तो ऐसा भी क्या क्या, पॉसिबल हो सकता है। फिर से बोलो। सर जैसा कि मतलब D4 बोला है कि यहाँ पर कोई एक डाइस पर वही नंबर अपीयर कर रहा है जो कि D4 पर अपीयर कर रहा है, तो D4 पर मान ले अगर 1 अपीयर कर रहा है तो तीनों में से कोई एक पर 1 अपीयर कर रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि D2 और D3 जो कि बचा उस पर कोई अलग नंबर अपीयर कर रहा हो लेकिन दोनों सेम हो, ये भी केस बन सकता है ना। वो इसमें आ जाएगा ना, 1 में से घटा दिया ना हमने टोटल, जैसे इसमें मान लो कि D4 पे 1 आ गया, अब मैंने हम्म, D2 D3 और D4 के लिए तो मैंने बोल दिया ना 5/6 5, मतलब 1 नहीं आएगा D1 D2 D3 पे, बाकी हो सकता है D3 सॉरी 3 3 4 आ रहा हो, तो वो भी तो हाँ आ गया ना। हाँ सर। सर हाँ सर इसमें वो वाला केस काउंट करेंगे जब D2 D3 D4 तीनों पे सेम आ जाए। D2 D3 D4, तीनों पे सेम आ जाए। नहीं जो भी D4 पे आए वो D1 D2 D3 में से किसी पे भी नहीं आए, बस ये एक पे नहीं आए, 2 पे नहीं आए, 3 पे नहीं आए, किसी पे भी नहीं आए, बस ये यही बोला मेरे ख्याल से तो। सर इसमें तो मतलब वो भी केस आ गए ना 1 से माइनस करने के बाद, जब किसी तीन पे सेम है, मतलब D2 D3 D4 पे तो सेम है। D2 D3 D4 पे कैसे सेम होगा भाई, जब वो फेस हमने लिया ही नहीं है तो फिर सेम कैसे, D1 D2 D3 पे सेम हो सकता है। नहीं सर, ये तो आपने 1 में से माइनस किया था ना जब, मैं सर मैं पूरी प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ 1 से माइनस करने के तो बाद भाई जो आएगा। D4 पे जो भी आया, मान लो D4 पे आया 5, अब D1 D2 D3 तीनों पे 5 नहीं आना चाहिए, तो एक ही चीज हटाओगे ना तुम। अब D1 D2 D3 पे कुछ भी आ जाए, सब पे 3 आ जाए, तो भी मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। सर मेरे कहने का मतलब है कि जो मैं बोल रहा हूँ सर वो फेवरेबल आउटकम है क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर, कि D2 D3 D4 पे सेम आ जाए। हाँ फेवरेबल। सर यहाँ पे एक पे नहीं बोला क्या सर, 1 ऑफ D2 D3 D1 D2 D3। वैसे तो निकालोगे तो बहुत सारे केसेस निकलते रहेंगे, फिर सॉल्व कब करोगे, मतलब बहुत ज्यादा अगर डिटेल में सोचोगे तो फिर तो पता नहीं क्या ही सोच के निकाल लोगे, उतना ही सोचना है ना जिससे सवाल सॉल्व हो रहा हो। बाकी जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा और सोचोगे तो दिखेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बोल रहा हूँ। D4 shows a number
appearing on one of the page D1 D2 and D3। यहाँ पे कहाँ उसने मना किया कि D1 और D2 पे 3 आ गया और D4 पे 3 आ गया, तो ये केस नहीं चाहिए उसको। इस लैंग्वेज में कहाँ मना है उसके बारे में? मानता हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश भारी हो रहा है, लेकिन इसमें मना कहाँ किया उसने? आप लैंग्वेज पढ़ो एक बार। सर हाँ सर ये वन ऑफ द फेस पर मतलब यही हुआ ना कि एक पर भी आ सकता है सेम, कोई दो भी आ पर भी सकता सेम, तीन पर भी सेम। है। वन ऑफ द मतलब कि वन थोड़ी हो गया फिर कि सिर्फ D1 पे ही यस आया सर, और D2 एग्जैक्टली थोड़ी बोला है यहाँ पे word। यस सर। हाँ, इंग्लिश थोड़ा भारी होता है कभी कभी, मैं मना नहीं कर रहा। फिर वैसे निकालोगे तो शायद ही मेरे ख्याल से कोई आंसर निकलता हो, बाकी मैंने कभी इंटरप्रेट नहीं किया वैसे। बाकी उससे क्या आता है, उससे किसी ने निकाला है क्या? सर उससे कोशिश करी थी बहुत, चक्कर आ गया मुझे। ज्यादा बन गए होंगे, कैसे ज्यादा बन गए होंगे मेरे ख्याल से। हाँ सर। तो ऑफ कोर्स आईटी का मतलब ही है कि ओलंपियाड नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक ही सवाल लेके बैठे रहना है। हाँ, अब वो इंग्लिश उस समय फिट करती है या नहीं करती है तो वो नहीं पता, ठीक है ना। तो अगर इंग्लिश अगर हिट कर नहीं करना है तो पानी कम मिला, हिट करेगी। आगे बढ़े। ऑफ द 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 13 नंबर जो सवाल है इस बार जेईई मेंस ने पूछ दिया, देखा देखा। और इतना तगड़ा सवाल है कि आप अगर जेईई मेन के टाइम लिमिट के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो? तो यूं का यूं टेप दिया उन्होंने। Of the 3 independent events E1 E2 and E3 the probability that only even occurs, अब यहाँ पे देखो रहा बोला only even occurs is alpha। तो आप समझ रहे हो कौन सा स्पेस है उसका? मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूँ। अरे तो ओनली इवन अकर्स इज अल्फा, मतलब इवन का होना, E2 का ना होना और E3 का ना होना, ठीक है। तो हम लोग ने अल्फा कितना लिखे फिर हम? अरे कहाँ चलेगा, सब गायब हो जाएगा। तो हम लोग ने अल्फा कितना लिखे बोलो। मान लो कि हम लोगों ने इवन की प्रोबेबिलिटी हम लोग बोल रहे हैं कि P1 है, E2 की प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं P3 है, ये तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट दिया हुआ है। और E3 की प्रोबेबिलिटी अपन ने बोली क्या है बोलो, P3 है। तो अल्फा मतलब ओनली इवन, मतलब P1 इंटू कितना होगा 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस। बीटा कितना होगा, बीटा शायद ओनली E2 वाला होगा, तो P2 इंटू 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P3। और गामा हो जाएगा शायद आपका P3 इंटू 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस। ये क्या है, ठीक है ना? या कोई नोटेशन अलग यूज किया है इन्होंने? एक्चुअली मुझे लगा ऐसे ही था, इसलिए क्या ये हिल नहीं रहा अपनी जगह से, दिक्कत ये हो रही है। ठीक है। एंड P is that none of the even E2 E3 occurs, right? तो P is none of the even E2 E3 occurs, मतलब P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3। आ जा प्रभु आ जा। अच्छा, okay। तो मान लो कि P किसके बराबर हो गया, P हो गया आपका 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3। एम आई राइट? देख लो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा, कि दो इक्वेशन और दिए हुए हैं इसमें। एक इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू P ना, सॉरी अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू P इक्वल्स आई थिंक अल्फा बीटा दिया हुआ है। यस सर।
और दूसरी इक्वेशन दी हुई है आपका बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी इक्वल्स टू 2 बीटा गामा। देखो प्रोबेबिलिटी का काम हो चुका है, अब अलजेब्रा का काम है। अब किसी ने डिवाइड करके देख लिया होगा, भाई डिवाइड किया सर आया नहीं कुछ डिवाइड करने से पी गायब हो जाएगा। और अगर आईटी को ऐसा करना ही होता है कि पी के गायब होने से आंसर आ रहा होता तो ऐसे दो इक्वेशन ही क्यों देता, फिर एक ही में मल्टीप्लाई करके दे देता, फिर डिवाइड करके दे देता ना। तो हम थोड़ा और चालाकी करेंगे, हमें P1 और P3 का रेशियो निकालना है, आपको पता है ना। जो रेशियो निकालना है, देखो आप ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 अपॉन E3, तो हमें P1 और P3 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बीटा को एलिमिनेट कर दो, P2 को एलिमिनेट कर दो। अब लोग कैसे करोगे सर बीटा को एलिमिनेट? तो इससे भी बीटा निकाल लेता हूँ, इससे भी बीटा निकालता हूँ और दोनों को उड़ा देता हूँ। अब बोलोगे कैसे उड़ाओगे सर? तो तोड़ मैंने देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से बीटा कितना आएगा। आई होप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। किसी को दिक्कत आए तो एक बार खुद से भी कैलकुलेट करके देखना। अल्फा पी अपॉन, इधर जाएगा तो बीटा अल्फा प्लस 2p, पहले इक्वेशन चेक कर लो आप। और इधर से भी बीटा निकाल के डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आइए बीटा के बारे में लिखें, 3 गामा पी अपॉन p माइनस 2 गामा के, ये सही है? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। इसने तो पी लिया, मतलब पी तो गया। अब देखना, जब अल्फा और पी और गामा और पी की वैल्यू जब रखेंगे इसमें, पहले एक बार अल्फा और पी को निहार लो आप, सिर्फ अल्फा और पी को निहारना, इधर उधर कुछ नहीं देखना, ठीक है ना। तो जब अल्फा और पी को निहारोगे तो बहुत सारे टर्म कॉमन है, ये वाला तो पूरा कॉमन है। तो अल्फा में भी 1 माइनस पी टू 1 माइनस पी थ्री है, यहाँ यहाँ, और यहाँ भी 1 माइनस पी टू 1 माइनस पी थ्री, पूरा उड़ जाएगा। तो यानी ऊपर क्या बचेगा P1 और नीचे क्या बचेगा P1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस P1। सहमत है? नहीं? और इधर क्या बचेगा 3 इंटू गामा। सारे कैलकुलेशन अगर सही है तो आप देखते रहना, 3 इंटू गामा मतलब 3 इंटू P3 बचेगा इधर, और नीचे 1 माइनस P3 माइनस 2 P3 बचेगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, तो इस इक्वेशन से डायरेक्टली आपको P1 बाई P3 दिख जाएगा। तो इसीलिए बहुत बार मैंने बोला है कि भाई जेई एडवांस के सवाल जो है करके अच्छे से जाना चाहिए जेई मेंस के लिए। तो कभी कभी क्या बहुत बार डायरेक्ट सवाल दे देते हैं, और इतना लंबा सवाल देखो, नहीं जेई एडवांस के हिसाब से करो तो ठीक है इतना समय देता है जेई एडवांस करने के लिए, अगर आपको दिख गया तुरंत तो। और नहीं तो सोचने में टाइम लग गया तो फिर छोड़ के ही आना पड़ता है इस सवाल को भी, ठीक है ना। तो ये अच्छा सवाल है, मतलब ढंग का सवाल माना जाएगा। चलिए, और कौन सा सवाल था? 13 के बाद कहाँ तक है इसमें? 15 15 तक है। 25 तक। 25 25 25 14 टू 16 में कोई पूछे किसी को? होगा 15 15 पूछना है। 15 तो होना चाहिए यार, फाइट मारो, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ही ढीले पड़ रहे हो। और कोई ये तो बतलाएंगे? 16 भी केस बनाने वाला टाइप का ही है। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ क्यू। तो अपन बोले 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, वी डोंट नो क्यू। तो 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स लाइक दिस। अब क्या कह रहा है ये भाई अपना, मतलब इतना अगर प्रैक्टिस कर लो प्रोबेबिलिटी में तो अब इससे ज्यादा तो कुछ ज्यादा आ नहीं सकता, मतलब ठीक है ना। मतलब जे एडवांस के सवाल इतने सारे हैं कि यही अपने आप में बहुत शानदार पैकेज है। और क्लास में जो कराया है बस वैसा ही है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है लेकिन सब हो जाएगा। तो स्टैंडिंग इन क्यू, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल, यहाँ पे ध्यान रखना एवरी गर्ल मतलब 2 गर्ल्स हैं वैसे तो, बट स्क्रीन गई सर। स्क्रीन चल गई। शेयरिंग चली गई। हाँ यार, ये तो मुझे नोटिफाई भी किया इसने भाई साहब। एक्चुअली क्या वो बंद हो गया अपने आप ही, डर गया लगता है।
आज तक ऐसे खतरनाक सवाल देखे नहीं थे माइक्रोसॉफ्ट कोड ने। दिल रह गया, दिल दहलता। अच्छा, ahead of every girl is at least one more than the number of girls ahead of her. सर नहीं आई, स्क्रीन नहीं आई। शेयर कर दो। आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगा, चिंता न करो। तो कुल मिला के हमें इस तरीके से स्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि जो भी गर्ल हो उसके आगे नंबर ऑफ बॉयज शुड बी वन ग्रेटर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। यही होगा शायद कहानी। खुल जाओ सिम सिम। स्क्रीन ऐसे अभी ऐसे ऐसे खुलने की कोशिश कर रही है, अब जाके खुला। थोड़ा थोड़ा खुला है, शाही है काफी स्क्रीन। यस, अबे मैं यस कह रहा हूँ, तुम लोग कह रहे हो, थोड़ी चलता है। हाँ, तो अपन क्या कह रहे थे कि गायब हो गया B1 B2 B3 ऐसे, और G1 G2 G3 G1 G2। तो मैंने क्या कहा कि अहेड हम लोग इसको मानेंगे, इस तरफ वाले, इस तरफ वाले को अहेड बोलेंगे, ठीक है ना, फील लेना। तो अगर कोई पूछे कि गर्ल को यहाँ रख सकते हैं, नो, गर्ल को आप यहाँ अगर रखते हो तो अहेड ऑफ दिस गर्ल देयर आर 0 बॉयज एंड 0 गर्ल्स। सो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ कि एक बॉय ज्यादा, ठीक है ना। यहाँ रख सकते हैं गर्ल को, यस। यहाँ रख सकते हैं गर्ल को, नो, क्योंकि इसके आगे देखोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ बॉय रखा होगा, ये खाली जहाँ पे भी है ये बॉय ही होगा, ठीक है ना। तो एक बॉय एक गर्ल हो गया, जबकि बोल रहा है कि अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट वन मोर। समझ में आ रही बात? तो यानी मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि गर्ल के लिए एक पोजीशन ये है तो एक ये है, और साथ ही साथ पहले गर्ल्स की पोजीशन फिक्स करते हैं, एक ये है तो एक ये भी हो सकता है। सोचो आप एक बार, कि ये जो खाली स्थान है यहाँ पे बॉयज है, तो इस गर्ल के आगे भी एक बॉय है, 0 गर्ल्स है, मतलब एटलीस्ट वन मोर वाला तो हो ही गया। इस गर्ल के आगे भी देखें तो 2 बॉयज और 1 गर्ल्स है, तो एक गर्ल है, तो ऑफ कोर्स यहाँ भी सेटिस्फाई हो गया। इस केस में भी ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर हम लोग क्या सोच सकते हैं भाई मेरे, कि गर्ल को यहाँ पे प्लेस कर दें, तो फिर गर्ल यहाँ पे भी प्लेस हो सकती है, या फिर बोलो यहाँ भी प्लेस हो सकती है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? और फिर लास्ट एक केस ये बन सकता है कि दोनों गर्ल्स यहाँ पे। आप सोच लो एक बार, समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए कितना होगा, नीचे तो हम लोग बोल रहे हैं 5 फैक्टोरियल हो गया, और गर्ल्स को इन्हीं पोजीशन पे अरेंज कर सकते हो, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और ये कितनी बार बनेंगे? 5 बार से, 1 2 3 4 5, 5 बार। ये समझ में आ गया 5 बार कैसे मल्टीप्लाई किया? तो ये 24 हो गया, और 6 दूनी 12, तो हाफ। ठीक है जी। सर हम्म, सर, ये पहले केस में हम एक लड़की को बिल्कुल लास्ट में नहीं रख सकते? यहाँ रख दिया ना, यहाँ भी नहीं रख सर, दिया। जैसे पहली। आप पहले बताओ ना कौन से पोजीशन ठीक में है गर्ल्स सर, को रखना चाह रहे हो। ठीक है सर, आ गया। पेन चलाने से हो जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए और पेन चलाइए, देखिएगा सब शानदार तरीके से हो रहा है। 17 से लेकर 22 तक कोई पूछ रहा हूँ? 18 कौन सा? 18 18 अभी बेटा बताया है, पहले दिन बतलाया था प्रोबेबिलिटी में, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। क्या कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या? करो भैया, मेहनत करो। और कोई है तो बताएंगे 25 तक। सर 19। 19 19 तो 3 बार हो चुका है। मतलब एक वो सवाल किया था जब हम लोगों ने बात की थी कि ड्राइंग द हार्ट, इवन एटलीस्ट इवन चांस ऑफ ड्राइंग एन हार्ट। फिर उसी में आप देखोगे एक और आगे जाओगे तो फिर ऐसा एक सवाल फिर से है, तो वही सवाल बार बार आ रहा है, कब तक आखिर
इन सवालों को पूछ पूछ के सॉल्व करोगे। ये सवाल 2 से 3 बार नहीं आ चुका है क्या पहले, 19 वाला? बताओ भाई, ये सबका ही सन्नाटा चल रहा है तो बतला देते हैं। हो गया कौन? था सर, हो गया हाँ? सर। आ चुका है सर। हो गया था थोड़ा। चलो दिखा देते हैं फिर, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं किया है तो दिखा देते हैं। मेरे ख्याल से वही सवाल है, इसमें एटलीस्ट 2 हेड्स बोल रहा है और उसमें कम से कम एक हार्ट के बारे में बात हो रही थी। और पॉज शेयर, स्टॉप शेयर और शेयर स्क्रीन। सर स्क्रीन वापिस शेयर गई। हाँ जाएगा, ये देखो होम। मैंने तो उस लेवल की नहीं करते हो यार, तो उससे मजा नहीं आता। सर पेज नंबर 51 के है सर। ढूंढूंगा तो क्या करूंगा। तो सब वो चल रहा है अभी। एक दो बार तो इसी में आ गया था शायद। कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, ये देखो, ये 4 नंबर सवाल दिख रहा है, ये मार्क जो कर रहा हूँ मैं, ये पहली बार आया। नहीं पढ़ते हो यार, मस्ती वाला पढ़ाई तो नहीं करते हो। फिर ये एक बार कम से कम और तो आया ही होगा। तूने पेज नंबर 51 बोला, 51 कहाँ गया? इधर भी तो था ना यार एक बार और, 90% वाला एक था ना, ये एक्सरसाइज 2 में है वो। पता ही नहीं, किसी को पता नहीं। मस्त, शानदार। स्टेप्स 2 का 7th क्वेश्चन है। कौन सा? एक्सरसाइज 2 का हाँ 7th। मुझे भी लग रहा है एक्सरसाइज 2 में होगा यार, अगर इधर नहीं नंबर पेज। एक्सरसाइज 2 में होगा। देखो 7th वाला सवाल। तो ऐसे कितने सवाल, कितने बताऊं मतलब, लॉजिक थोड़ी है। करो भैया, एक बार तो करना पड़ेगा तभी सीख पाओगे। चलो भाई, और कोई पूछना हो तो बताएंगे 25 तक। 22 मतलब 22 22 सर 21। 21 22। सर 25 का ए वाला सर ऑप्शन नहीं आया। देखो 25 का ए पूछ रहे हो, 21 पूछ रहे हो, ये सब करने वाले सवाल हैं। अगर ये सब पूछ के कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं सीख रहे हो, फिर मतलब फिर ऐसे टाइम पास कर रहे हो पढ़ाई में। बाकी मैं बतला देता हूँ, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि ये सो कॉल्ड अच्छे वाले टीचर नहीं है, और तो क्या हो सकता है। कहाँ गया भाई सवाल? एक बच्चा कोई 21 पूछ रहा है, तो बोल रहा है N1 is and N2 be the number of red and black balls respectively in box 1 and N3 and N4। तो हम लग रहा है कि एक बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि N1 एंड N2। N1 क्या भैया? N1 रेड और N2 है ब्लैक। और बॉक्स 2 में क्या कह रहा है? N3 रेड और N4 ब्लैक। तो बस ये कंटेंट दिया है,
पार्ट 20 में 21 में बोला है कि बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1 एंड ट्रांसफर्ड टू बॉक्स 2 द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 आफ्टर दिस ट्रांसफर इज 1/3 देन द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा n1 n2 n3 n4 में इक्वेशन बना। तो हम लोगों ने बोला कि बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1 एंड ट्रांसफर्ड टू बॉक्स 2। तो फिर से वही है कि दो केस हो सकता है ना। क्या मतलब है कि एक तो हो सकता है कि एक बॉल हमने रेडी निकाल के डाल दिया अगर, तो कितना हो जाएगा 1/n1 + n2, यही होगा इसका क्या प्रोबेबिलिटी इनटू, और इधर अब हो गया n3 + 1 रेड बॉल। अब फिर हम इधर से बोल रहे हैं आफ्टर दिस ट्रांसफर रेड बॉल निकाल रहे हो तो कितना आएगा इधर n3 + 1 और अपॉन कितना लिखूं n3 + n4 + 1, ऐसा ठीक रहेगा। और प्लस अगर मान लो कि ये ब्लैक वाला हमने निकाला तो 1/n1 + n2 रहेगा इधर तो, और इनटू अब इधर +1 हो गया तो n3/n3 + n4 + 1। ये सही है गलत है? सर ये जो आपने पहले में 1/n1 + n2 लिखा है, इधर n1/n1 + n2 हाँ क्यों नहीं आया? ये गलत लिख दिया। n1/n1 + n2 होगा और यहाँ n2/n1 + n2 होगा। अब ठीक है ना? अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना? एक बार चेक कर लो। दिस इज 1/3। अच्छा अच्छा, ये बॉक्स 1 से ही निकाल। बॉक्स वन। हाँ सर। उफ, आदर्श और वसूल, ये तो काफी सिंपल था मुझे लग रहा है, मैं ज्यादा ही सोच रहा था। तो एक तो ये हो गया, और इनटू अब इधर से रेड बॉल निकालोगे तो शायद n1 - 1 लिखोगे ना, -1 और n1 + n2 - 1 अभी ठीक है ना, और प्लस n2/n1 + n2, तो काफी सड़ा हुआ लग रहा है यार। और अब n1/n1 + n2 - 1, यही है ना 1/3। यस यस सर। देख लो, इतने सिंपल काम है। अब ऑप्शन वाइज आपको चेक करना होगा शायद। आगे कर लेंगे आपको। एक तो n1 भी कॉमन हो रहा है ना। रेशो सिंप्लीफाई हो सर जाता है। अच्छा सर आगे कर लेंगे। एक तो महा कट रहा है, महा कटाई हुआ है इसका। ये n1 + n2 - 1 तो उड़ ही रहा है, अच्छा। और ये मेरे ख्याल से आपको एक्सरसाइज नहीं, सॉरी, पार्ट 1 पार्ट 6 तक कहीं ना कहीं इस तरह का एक सवाल जरूर आया होगा कि एक वाइट निकाला फिर रिप्लेस किया अलॉन्ग विथ डी वाइट बॉल्स, ऐसा वाला सवाल है क्या? याद कीजिए। अब यहाँ पे रख दीजिए, ये तो बहुत ही सड़ा हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, अच्छा नहीं पढ़ रहा, बहुत बेकार पढ़ रहा हूँ। और कोई न, जिनसे भी नहीं हो रहा है, जिनसे हो रहा है वो तो अच्छा पढ़ रहा है, तो ऐसे नहीं सबको बोल रहा हूँ। 22 से 25 कौन सा था? और 22 22, ओह माय गॉड, इतना बड़ा सवाल आई थी दूसरी बार तो मेरे से कैसे होगा। अ कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज ओनली 2 प्लांट्स T1 and T2। तो एक फैक्ट्री है, उसके 2 प्लांट्स हैं, देखो तो प्लांट कह रहा है, and plant 1 produces 20% and plant 2 produces 80% of the total computer। मतलब 20% मतलब हो गया कितना 1/5, और ये हो गया कितना 4/5। हाँ, 7% of the computer produced in the factory turn out to be defective। 7% turns out to be defective फैक्ट्री से।
मतलब दोनों का सम होगा, मतलब इससे डिफेक्टिव उससे डिफेक्टिव मिला। फिर अब क्या बोला है कि कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1। प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट किससे है, T1 से। इसको अपन कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी x मान ले तो कोई दिक्कत होगा क्या? चलो मान के देखते हैं क्या होता है। और प्रोबेबिलिटी दैट द कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज फ्रॉम क्या, T2। ये कितना हो जाएगा, x/10, यही होगा। हाँ सर। कंप्यूटर प्रोड्यूस, पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 7% डिफेक्टिव है। तो 1/5 की ये इस पे प्रोड्यूस हुआ हो T1 पे, राइट, प्लांट पे, और गिवन दैट इट इज फ्रॉम T1 इट इज डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी इज x प्लस 4/5 इट इज डिफेक्टिव, राइट, और इंटू x/10, ये सही है क्या, एक बार सोचो। एंड दिस इज 7/100, यही प्रोबेबिलिटी दिया ना, 7% इज द डिफेक्टिव। यस सर। तो क्या यहाँ से x निकलने को तैयार है क्या आज? x/5 तो कॉमन आ गया, अंदर मुझे लग रहा है कि 1 + 2/5 है। अच्छी सी वैल्यू आ रही है इसकी। 1/4 आ रहा है क्या ये? 1/4। और ये 1/40 हो गया, सही है ना दोस्तों? देखो एक बार, तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल ही जा रहा है, कुछ खास नहीं जा रहा है। अब बोला गया कि कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री इज रैंडमली सेलेक्टेड एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, मतलब ये डिफेक्टिव नहीं है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। तो इट इज नॉट डिफेक्टिव पहले तो 93% हो गया ना, तो नॉट डिफेक्टिव का नहीं, 93% हो गया, ठीक है। 7% इज डिफेक्टिव, तो 93% इज नॉट डिफेक्टिव। अब बोला है कि इट इज फ्रॉम प्लांट T2, तो इट इज फ्रॉम प्लांट T2 के लिए क्या होगा, 4/5 इज द चांस कि वो T2 से हो, और T2 से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/40 है। आई होप शायद ऐसा कुछ आना चाहिए। टू बाई 93 टाइप का कोई ऑप्शन है क्या? गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? सर उन्होंने शायद ये नहीं कहा डिफेक्टिव नहीं है क्वेश्चन में। ये जो लिखा ना, a computer produced in the factory is randomly generated, it does not turn out to be defective, मतलब डिफेक्टिव नहीं है, यही तो बोल रहा है। सर आपने डिफेक्टिव वाली ले ली 1/40, 39/40 लेना चाहिए था। अच्छा अच्छा, हाँ यार, मैंने डिफेक्टिव वाली ले ली, उसी सही कह दो। अब ठीक है जी, अब 2 × 39/93, डिनोमिनेटर में क्या 93 है क्या? 78/93 इसका आंसर है क्या? सी वाला है क्या? यस सर। हाँ, फिर आगे। अब मैंने क्या है कि उल्टा कर दिया। और कोई 25 तक है तो बताओ, बाकी जहां तक 25 का सवाल है 25 भी होना चाहिए। 25 तो मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, ये सवाल नहीं हो तो फिर तो प्रोबेबिलिटी पढ़ाई क्यों था, तो छोड़ ही देते। फाइट मारो भैया, फाइट मारो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक करवाया था, एक ट्री सवाल डायग्राम। क्वेश्चन दिया था एक। भी दिया था। एक क्वेश्चन भी दिया था,
यस सर। उसके सोच रहा हूँ सिर्फ आंसर कंफर्म कर दूं, उससे काम हाँ होगा। सर। यस यस सर। सर। What is the probability that both cards shows even numbers? ये था ना, इसका हाँ सेट सर। 2/15। यस सर। हाँ सर। यस सर। और फिर उसके बाद अगले वाले का है 5/8। यस सर। यस सर। यस सर। तो बहुत सिंपल है बेटा, जो भी बच्चा नहीं कर पाया है बिल्कुल फाइट मार के इसको सॉल्व करो, और थोड़ा लग जाओ यार, प्रोबेबिलिटी इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, देख लो कितनी आसानी से सॉल्व होता है। एक ही सवाल था जो जेई एडवांस वाला था, वो P1 P2 P3 वाला, वही बस एक थोड़ा सा टफ था, बाकी उसके अलावा कुछ भी टफ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस। कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस, अब बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ सर? तो अभी तक जितना भी सैंपल स्पेस हमने देखा ना, तो सब के सब डिस्क्रीट है। सोच सकते हैं, मान लो आपने एक डाइस उछाला, तो डाइस उछाला तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया और 6 आया। तो डेफिनेट सी बात है ना कि 1 2 3 4 5 6 अगर आ रहा है तो डिस्क्रीट है। 1.1 थोड़ी आया, √2 थोड़ी आया, मतलब फील आया कि डिस्क्रीट है, 1 के बाद सीधा 2 आया। लेकिन अब हम जो सैंपल स्पेस डिस्कस कर रहे हैं वो सैंपल स्पेस डिस्क्रीट नहीं है, वो कंटिन्यूअस है। हालांकि जेई अपने सिलेबस में इसको मेंशन नहीं करता है कि ये आपको पढ़ना है, बट सिंस प्रोबेबिलिटी से रिलेट करता है तो पढ़ लेना चाहिए। ये कभी कुछ ऐसा सवाल आया, वैसे तो कॉमन सेंस से हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अब बोलोगे सर क्या करते हैं इसमें, सुनेंगे। इसमें पहले 2 एक्सियम्स हैं। एक्सियम्स जानते हैं क्या? हाँ सर। सुना हो कभी? यस सर। ऐसे तो यस सर। 7 8 की चीजें हैं। क्या होता है एक्सियम्स का मतलब? ये प्रूवन स्टेटमेंट होता है सर। मान प्रूवन स्टेटमेंट होता है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है सर, मतलब हाँ, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 2 चीजें पढ़ा देते हैं, एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको प्रूव करने की जरूरत क्यों नहीं है। तो जैसे मान लो कि देयर इज अ लाइन, अब बोलोगे लाइन, ये क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। तो अलग अलग कि एक लाइन सेगमेंट है और उसमें से हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचो लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनेटली मेनी। तो जैसे मैंने बोला कि ये एक लाइन सेगमेंट है और इसका नाम हमने कहा दोस्त PQ है, ठीक है ना, इसका नाम हमने क्या कहा, PQ है। और हम एक पॉइंट इससे रैंडमली उठा रहे हैं और हम इस बात की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं। वैसे तुम खुद ही बता दोगे कि दिस पॉइंट फॉल्स ऑन दिस सेगमेंट AB, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आपको बोले से नंबर ऑफ पॉइंट्स वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम P to Q एंड देन ऊपर आ जाएगा सर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन लाइन सेगमेंट AB। सही है? नहीं सर। इंफिनिटी काट के वन नो पर सर। आ गया सर। लिमिट में हमने धूम मचाया था तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी काट के वन लिखते आ रहे हैं, तो भाई ये सही नहीं है, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस कहता है कि इसमें हम एलिमेंट्स काउंट करके अब काम नहीं चलेंगे। तो आपका दिमाग का कोई एक डायमेंशन जगह होगा कि सर ये करके जरूर हो सकता है, तो कौन सा डायमेंशन जगह? लेंथ। लेंथ। इसीलिए इसको एक्सियम कहते हैं कि इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो कि ये सत्य है, ठीक है। तो नहीं, तो हम लोग चाहे तो स्टेटमेंट लिखें। सर इसे लिमिट से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, फंक्शन बनाओगे, मतलब बनाओ, करो। IT तो समझ नहीं रहा भाई तो कहाँ घुस रहा है जितना बताया जा रहा है उसको पहले सीख। लिखेंगे क्या लिखेंगे? लेंथ का फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर पता नहीं क्या प्रूव करोगे, भगवान जाने। उसमें भी लिमिट पता नहीं क्या एग्जिस्ट करे नहीं करे, भगवान जाने कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है।
बहुत ज्यादा सोच डेवलप हो जाती है 12th में आते आते। If a point is randomly selected, if a point is randomly selected, if a point is randomly selected, साला बचपन से सोचा था कि बाल बड़े करूंगा, फिर इतने साल तक कभी चांस नहीं मिला, कोविड आया तो किया, फिर मुझे लगा चला गया, तो फिर मैंने बाल ठीक किए, फिर से आ गया भाई साहब, परेशान करके रखा हुआ है। क्या था? हाँ, if a point is randomly selected from a line segment PQ, if a point is randomly selected from a line segment PQ, then the chance that it falls, on the line segment AB, then the chance that it falls on the line segment AB, then the chance that it falls on the line segment AB is given by, क्या लिखोगे लोग? Length of AB upon length of PQ. P. The chance that it falls on the line segment AB included in PQ, ध्यान रखना, included in क्या? PQ। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो कि कोई बोलेगी सर AB इधर कहीं है, ये A और ये B है इधर, और ये लाइन सेगमेंट है, तो ये सैंपल स्पेस का पार्ट नहीं हुआ क्योंकि, समझ में आएगा? उस चीज को आप इंक्लूड कर ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना? इसलिए हमें क्या लिखवाना पड़ा? इंक्लूडेड इन PQ। Then the chance that it falls on the line segment क्या? AB included in PQ is given by, वो जो लिखा है सेकंड जो है, अब जो सेकंड एग्जाम क्या है वैसे समझ में आ गया होगा क्या? ये लेंथ से रिलेटेड है, एरिया। हाँ एरिया। कहाँ ले लेंगे कि मान लीजिए कि दिस इज सम एरिया सिग्मा, then the chance that it falls on the area S, कौन है? ना क्या बोले थे? S Then the upon chance that sigma, it falls on the sigma. area S, S upon sigma, तो लिखिएगा if a point is randomly selected, a point is randomly selected from an area sigma, a point is randomly selected from an area sigma, then the chance, a point is randomly selected from an area sigma, then the chance that it falls on area S, then the chance that it falls on area S included in sigma, the chance that it falls on area S included in sigma is given by S upon sigma। लिख लिया? ऐसी हाँ, मान लो कि स्पेस में कुछ बोल रहा हो कि कभी, मतलब ऐसा तो देखो रिलेटेड है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जी मेंशन नहीं करता है, बट फिर भी अगर मान लो कि कभी स्पेस में कोई बोले कि इस वॉल्यूम से कोई पॉइंट लिया जा रहा है और चांस दैट इट फॉल्स इन दिस वॉल्यूम, तो फिर उसमें भी कॉमन सेंस ही होगा क्या कि जो फेवरेबल वॉल्यूम होगा और अपॉन क्या लिखोगे आप? टोटल वॉल्यूम। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं इसको। सर इसका प्रूफ बताओ, क्या? इसका प्रूफ हम बताऊं कैसे कर रहा था? कैसे कर रहा है प्रूफ? सर ये मान लिया कि पर यूनिट लेंथ, मानने का मतलब प्रूफ नहीं होता है। नहीं, पर यूनिट लेंथ पर n पॉइंट्स n, तो फिर इस लेंथ में इतने पॉइंट्स आएंगे और इस लेंथ में इतने पॉइंट्स आएंगे, डिवाइड करके, मतलब PQ लेंथ में PQ n पॉइंट्स आएंगे, AB लेंथ में AB n पॉइंट्स आएंगे, तो AB n बाय PQ n, AB बाय PQ। क्या बात है, सही है क्या सर? बहुत सही।
क्या सीधा ही जाना चाहते हो, मतलब बीच में कहीं रुकना होगा, स्टॉपेज चाहते हो? तो ये जो तुमने ऐसे पर यूनिट और इस तरीके से बात करी, वो तो सेम चीज यही बोल रहा है ना जो तुम बोल रहे हो। उसमें तुमने एन बोल के क्या कर लिया? अब या तो डेंसिटी के साथ खेलो कि इधर के पॉइंट में कितनी डेंसिटी है, उधर के पॉइंट में कितनी डेंसिटी है, कैसे पता करोगे? अब बोलोगे सर तो ये बराबर नॉन डेंसिटी मान के चलेंगे, तो फिर डायरेक्ट ही लिख लो ना, इतना पंचायत क्या कर रहे हो? सर सिमिलर है ना दोनों, सारी सिमिलर पर है यूनिट लेंथ, तो सब में बस। अच्छा ऐसे बराबर लिखना पॉइंट था चाहिए। मुझे कि अच्छा सर इसका लेंथ अगर k1 है तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं k1 इंटू एन, और k2 इंटू इसका पूरा का लेंथ k2 है तो k2 इंटू एन। देखिए सर एन कट जाएगा, k1 अपॉन k, ऐसे बोलना था। यस सर। वाह वाह बेटा वाह, आज तो तुमने मतलब छाई है बेटा। अभी नोबेल दूं बाद में दूं? अभी 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 दूं? जब आप चाहो। चलो, मिली हो ठीक है ना, कोविड के बाद फिर तेरे को एक नोबेल प्राइज दूंगा मैं, अच्छा वाला। अच्छा लिखना। अह, अच्छा सवाल कर रहे थे, ओके सॉरी। A point is randomly selected. A point is randomly selected inside an equilateral triangle. A point is randomly selected inside an equilateral triangle whose length is 3 units. A point is randomly selected inside an equilateral triangle whose length is 3 units. Find the probability. Find the probability that its distance from any corner. Find the probability that its distance from any corner या any vertex is greater than 1. Find the probability that its distance from any corner is greater than 1. थ्री माइनस टू पाई अपॉन 9√3। ठीक है भाई, 9√3 अपॉन 9√3। इतने दिन से फोन में आवाज नहीं आ रही थी, आज पता नहीं इसे क्या हुआ है कि इतना तेज तेज आवाज कर रहा है। खत्म होने वाला है क्या ये? बोलते हैं ना कि मरने से पहले फड़फड़ाता है। हाँ 1 माइनस पाई बाय 9√3। पाई 1 भाई, माइनस पाई बाय 9√3। अच्छा 9√3 1 माइनस। करें सबका हो गया। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी सवाल है, और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हर एक कॉर्नर से 1 यूनिट डिस्टेंस से ज्यादा होगा तो आप सर्कुलर आर्क्स बना लीजिए वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए 1 यूनिट के, राइट। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो पॉइंट्स हो सकते हैं वो किधर की साइड हो सकते हैं, इधर की साइड। तो हमेशा किसी भी कॉर्नर से अगर आप इसका डिस्टेंस मेजर कीजिएगा तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 यूनिट, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नीचे तो वही आएगा टोटल एरिया, क्या आएगा टोटल एरिया √3/4 a स्क्वायर दैट इज 9, और ऊपर क्या आएगा √3/4 इंटू 9 माइनस इन तीनों का आर्क का एरिया 3 इंटू क्या होता है हाफ आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और थीटा इज π/3, समझ रहे हो ना। तो यानी कि जब इसको अलग अलग करके लिखोगे तो 1 माइनस, और मुझे लगता है कि ये 3 तो उड़ गया, तो ये 2 पाई अपॉन शायद 9√3 है। क्या बोलती है बोले, सही है ये? चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है the sides of a rectangle are selected at random. The sides of a rectangle are selected at random
each less than 10 centimeter. The sides of a rectangle are selected at random, each less than 10 centimeter. All such lengths being equally likely. The sides of a rectangle are selected at random, each less than 10 centimeter, each less than 10 centimeter. All such lengths being equally likely. All such lengths being equally likely. Find the probability that the diagonal of the rectangle, the sides of the rectangle are selected at random, each less than 10 centimeter. All such lengths being equally likely. All such lengths being equally likely. Find the probability. Find the probability that the diagonal of the rectangle is less than 10 centimeter. Find the probability that the diagonal of the rectangle is less than 10 centimeter. करेंगे सर. One by 5/4. half, 5/4 sir. 1/2. The 5/4. 5/4 होगा सर. half. हाफ या तो होगा या तो नहीं होगा. So the sides of a 5/4 rectangle are 5/4. हाँ 5/4. The sides of a rectangle are selected such that at random, such that each side is less than 10 centimeter. तो देखो इसका जब सैंपल स्पेस बनाऊंगा मैं, तो देखना, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जब सैंपल स्पेस बनाएंगे तो मान लो कि रेक्टेंगल का एक डायमेंशन हम बोलते हैं x है और दूसरा डायमेंशन है y, तो x भी लेस देन इक्वल टू 10 होगा और y भी लेस देन इक्वल टू 10 होगा और दोनों 0 से तो बड़े होंगे. तो मैं इसके डायमेंशन को एक ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करता हूँ. मान लो x, y इज एन ऑर्डर्ड पेयर. जैसे मान लो कि हमने लिया 5, 1, तो इसका मतलब रेक्टेंगल का एक डायमेंशन 5 होगा और दूसरा डायमेंशन 1. वहीं पे अगर हम 1, 5 ले रहे हैं तो एक डायमेंशन 1 होगा, दूसरा डायमेंशन क्या होगा 5. और मैंने बताया है कि ये दोनों डिफरेंट क्यों होंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिकली हमें सारे डेटा को देखना पड़ता है. तो ये जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा तो आप फील कर सकते हो क्या कि ये कहाँ पे आएगा. तो मुझे लग रहा है कि ये अगर मैं एक्स वाई प्लेन जैसा कि मैंने बनाया है तो इसमें 10/10 का जो एक आप देख सकते हो स्क्वायर उसके अंदर आएगा. जैसे पॉइंट को मैं 10,10 कहता हूँ दोस्तों. आप समझ रहे हो मेरी बात को क्या? Yes sir. नहीं, तो इसके अंदर का कोई भी पॉइंट, इसके अंदर का कोई भी पॉइंट एक रेक्टेंगल दे रहा होगा. ये फील आया इसके थ्रू, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया उसके थ्रू फील आया कि इसके अंदर का जो भी पॉइंट होगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो एक डायमेंशन दे रहा होगा. अब दूसरी बात कि हम लोग को क्या चाहिए कि जो इसका लेंथ है जो कि किसके बराबर होगा, √x² + y². ये भी किससे छोटा चाहिए, 10 से. तो x² + y² लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए. ये तो सर्कल होता है ना x, y के हिसाब से. तो और ये पॉइंट है आपका 0,10 और ये पॉइंट है 10,0. तो ये दोनों पॉइंट तो डेफिनेटली रहे ही होंगे ना उस सर्कल के ऊपर. तो जब आप प्लॉट करोगे फेवरेबल तो इसके अंदर का रीजन होगा. आप बोलोगे सर इतना ही क्यों ड्रॉ किया, इतने ही की जरूरत है ना. आप पूरा ड्रॉ भी कर लोगे तो सैंपल स्पेस इधर तो है नहीं, तो यानी कि आपको ये वाला रीजन चाहिए होगा फेवरेबल में. ये समझ में आई ये बात? तो हम लोग बोलेंगे कि फेवरेबल में अगर ये रीजन चाहिए तो नीचे तो 10² इज द एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस और ऊपर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 1/4 ऑफ ए क्वाड्रेंट 1 इनटू πr². 10². सही है क्या? 1/4 क्यों? क्योंकि एक ही क्वाड्रेंट तो है. तो हम लोग ने दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, सिंपली π/. ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं. अगला सवाल लिखिएगा. A line is divided into 3 parts. सर नोट Oh yes. हो गया सर. A line is divided into 3 parts. A line is divided into 3 parts. What is the chance
A line is divided into three parts. What is the chance that they form? A line is divided into three parts. What is the chance that they form the sides of a possible triangle? What is the chance that they form side of a possible triangle? सर रिपीट कर दीजिए, आवाज कट गई। तू कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम में आवाज कट गई थी, रिपीट कर दीजिए। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही बेटा आपकी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। A line is divided into three parts. A line is divided into three parts. What is the chance that they form the sides of a possible triangle? What is the chance that they form the sides of a possible triangle? तो जैसे कोई एक लाइन है और उसको बोल रहा है क्या कि डिवाइड कर रहे हैं नहीं, तो मान लो कि इनिशियली एल लेंथ था, तुम कितना भी लेंथ मान सकते हो, ठीक है ना। मैंने मान लिया एल था, तो एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक क्या हो गया, एल माइनस एक्स प्लस वाई। तो सैंपल स्पेस के हिसाब से तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एल माइनस एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सैंपल स्पेस कि जब भी कटाई होगी तो ये तो पॉसिबिलिटी रहेगी, तो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू एल। तो अगर कोई पूछे कि साहब इसका क्या आएगा सैंपल स्पेस, तो आई कैन से कि जो सैंपल स्पेस आएगा मेरे दोस्त वो कुछ ऐसा होगा। कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ही, और साथ ही साथ हम लोग बोल रहे हैं क्या कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू l वाले अगर केस है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसमें रैंडम फिर से करते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू l वाला जो केस होगा दैट इज गोइंग टू बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। और हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वो जो भी स्ट्रेट लाइन आएगा वो कुछ ऐसा हम बना सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू l। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि जो भी सैंपल स्पेस होगा इस ट्रायंगल के अंदर होगा, और इसका एरिया निकालना काफी आसान होगा। आप समझ पा रहे हो क्योंकि ये भी l कॉमा 0 होता है और ये भी 0 कॉमा l होता है। तो मुझे लग रहा है कि सैंपल स्पेस तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, हाफ इंटू एल स्क्वायर हो गया। यस सर। ऊपर क्या है, ऊपर के लिए तो फिर ट्रायंगल बनने के लिए सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो एक तो ये कंडीशन होगी, सॉरी sum of two sides is greater than equal to third side, so this will give us x plus y greater than equal to l by 2। दूसरा अगर आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों का सम, तो क्या होगा x प्लस l माइनस एक्स प्लस वाई, तो सम ऑफ टू साइड्स अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। इक्वल टू तो नहीं आएगा, हालांकि ग्रेटर देन होगा स्ट्रिक्टली। तो हम लोग क्या कि x कट जाएगा तो यहाँ से y लेस देन l by 2 आएगा, चेक करो आप। और ऐसे ही जब आप इन दोनों पे करोगे तो x लेस देन l by 2 आएगा। यानी कहानी में अब क्या हुआ भैया कि सैंपल स्पेस तो ठीक था, फेवरेबल में ये और ये चीज ओबे होगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि x लेस देन l by 2, y लेस देन l by 2, तो ये x इक्वल टू l by 2 वाली लाइन होगी दोस्त, और ये y इक्वल टू l by 2 वाली लाइन होगी, ठीक है ना। और x प्लस वाई इक्वल टू l by 2 वाली लाइन ये होगी, अगर आप समझ पाए तो। तीनों को प्लॉट ही करना है बस।
तो x लेस देन l बाई टू, y लेस देन l बाई टू, मतलब इसके नीचे होगा दोनों लाइन के इधर, ठीक है ना, और x प्लस वाई लेस देन ग्रेटर देन l बाई टू, ठीक है, तो वो ये रीजन है, अगर आपको समझ में आए तो देख पा रहे हैं। तो ये एरिया कितना होगा, हाफ इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई, तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, 1/। देख लेना, इस आंसर तक लोग ऐसे भी नॉर्मली तुक्केबाजी से भी पहुंच जाते हैं कि एक पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट उधर ले लिया, तो उसमें एग्जैक्टली कुछ पता नहीं चलता। आगे बढ़े, एक लास्ट सवाल लिख लीजिए, घर पे ट्राई कर लीजिएगा, फिर अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये लिख लिया हो तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। यस सर, हो गया। लिख लिया सर। A starts, capital A starts from a town X, capital A is the name of person. Capital A starts from a town X anytime between capital A starts from a town X anytime between 1 p.m. to 4 p.m. Capital A starts from a town X anytime between 1 p.m. to 4 p.m. Anytime between 1 p.m. to 4 p.m. and walks towards the town Y on a straight. Capital A starts from a town X anytime between 1 p.m. to 4 p.m. and walks towards the town Y on a straight road. And walks towards the town Y on a straight road with a speed of. And walks towards the town Y on a straight road with a speed of 4 kilometers per hour. A starts from a town X anytime between 1 p.m. to 4 p.m. Walks towards the town Y on a straight road with a speed of 4 kilometers per hour. And B starts. And B starts from Y. And B starts and B starts from Y. And B starts from Y at any time between 1 p.m. to 4 p.m. And B starts from Y at any time between 1 p.m. to 4 p.m. And B starts from Y at any time between 1 p.m. to 4 p.m. and walks towards X. And walks towards X at 4 kilometers per hour. And walks towards X at 4 kilometers per hour. And walks towards X at 4 kilometers per hour. आगे लिखिएगा, assuming all time of starting, assuming all times of starting, all equally likely, assuming all times of starting all equally likely, assuming all times of starting all equally likely, find the odds in favor of, find the odds in favor of their meeting. Assuming all times of starting all equally likely, find the odds in favor of their meeting on the way. Find the odds in favor of their meeting on the way. दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ प्लॉट कर दिया मैंने, 4 किलोमीटर नाप के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये घर पे ट्राई कर लेना। और एक्सरसाइज 4 में मेरे ख्याल से अब कितने बाकी रह गए, 26 से 35 26 से 34 था ना इसमें शायद, हाँ सर 34 33 34 है। 26 to 34। एक्सरसाइज 5 में क्या क्या हुआ था यार, 1 to 4। 1 to 4 हुआ था ना। हाँ सर। तो इसमें 5 to 20 कर लो, ठीक है, 5 to 20, ठीक है जी।
चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। यस सर। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें।